जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 11 और 12 के लिए ज्योग्राफी के प्रैक्टिस सेट नंबर 9 और 10 को देखने वाले हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 7 और 8 को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इसके साथ ही हम लोगों ने दोस्तों क्या कवर कर लिया है, तो वन प्रीवियस ईयर्स का जो क्वेश्चन दिया गया था 2023 में पूछा गया था उसको हम लोगों ने देखा है। साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 8 तक को हमने कवर कर लिया है। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 9 और 10 को कवर कर लेंगे। इस तरीके से वाईसीटी के द्वारा बिहार स्टेट के पेपर 2 के लिए जो ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर्स के लिए जो बुक निकाला गया है उसको हम लोग कवर कर लेंगे। अगर किन्हीं को इसका बुक चाहिए तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से जाकर इसको परचेज कर सकते हैं। ये जो बुक है केवल स्टेट के लिए ही नहीं, ट्री 4.0 के लिए भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसमें जो है दोस्तों काफी अच्छे से क्वेश्चन दिए गए हैं और साथ ही साथ उसका डिटेल भी जो है यानी एक्सप्लेनेशन भी काफी अच्छे से दिया गया है। तो चलिए ज्यादा समय न गवाते हुए हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 9 की ओर चलते हैं। और उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना न भूलें। तो चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ जो कि है प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का हमारा, उससे इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सवाल है कि मुंबई, लंदन और न्यूयॉर्क किस प्रकार के पतनों के उदाहरण है। तो याद रखना है ये किस प्रकार के पतन है, तो ये है वाणिज्यिक पतन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट कि गंगा नदी नौ परिवहन हेतु उपयुक्त है। क्यों जो गंगा नदी है नौ परिवहन हेतु उपयुक्त है, ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। तो याद रखना है यह जो है प्रयागराज से हल्दिया तक जो है नौ परिवहन यहाँ पर है। तो गंगा नदी प्रयागराज से हल्दिया तक नौ परिवहन हेतु क्या है दोस्तों, उपयुक्त है। ये आप समझ सकते हैं कि गंगा नदी जो है प्रयागराज से हल्दिया तक नौ परिवहन हेतु उपयुक्त है। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट की भारत सरकार द्वारा कितने निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों की पहचान की गई है। तो याद रखना भारत सरकार द्वारा जो है सात निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों की पहचान की गई है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य समूह की शहरी आबादी 40% से अधिक अंकित की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा 4 का राइट आंसर हो जाएगा यह है दोस्तों 3 राज्य, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात। इन राज्यों की जो है दोस्तों शहरी आबादी 40% से अधिक अंकित की गई थी 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट कि 2001 से 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी। इंपॉर्टेंट सवाल है। तो भारत की जो जनसंख्या वृद्धि दर थी दोस्तों वो थी 17.69%। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर हम बात करें कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक वृद्धि दर वाले 5 राज्यों के अवरोही क्रम कौन सा है, तो अवरोही क्रम में सबसे ज्यादा कौन सा हो जाएगा, मेघालय जो है हो जाएगा दोस्तों, ये नंबर 1 पे हो जाएगा। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद बिहार, मणिपुर और मिजोरम, ये होगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इफको, तो इफको की अगर हम बात करें तो ये कहां पर है, तो ये है दोस्तों कलोल में। एनएफएल की बात करें तो ये कहां पर है, तो ये है नांगल में। हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कहां पर है, तो अगर देखें तो ये कहां पर हो जाएगा, दुर्गापुर में। फिर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये कहां पर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तलचर में। ए का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, सी का क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा और डी का क्या हो जाएगा, सॉरी ए का 2 होगा, डी का क्या हो जाएगा 3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2413। 2413 किसमें, तो यह है ऑप्शन बी में राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट निम्नलिखित भारतीय चट्टान क्रमों के सही कालानुक्रम को नीचे दिए गए कूट से पहचान कीजिए। कौन कौन सा चट्टान सबसे पहले निर्मित हुआ, ये आपसे सवाल पूछा गया है। आइए देखते हैं। तो सबसे पुराना हो जाएगा विंध्य, ठीक है। सबसे पुराना कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो सबसे पुराना जो हो जाएगा आपका हो जाएगा धारवाड़। धारवाड़ के बाद कौन सा हो जाएगा कुडुप्पा, उसके बाद हो जाएगा विंध्यन, उसके बाद क्या आ जाएगा गोंडवाना। ये इसका सही क्रम होगा, यानी सबसे पहले हो जाएगा धारवाड़, उसके बाद क्या आ जाएगा कुडुप्पा, उसके बाद क्या आ जाएगा विंध्यन यानी 4 और लास्ट में क्या आ जाएगा गोंडवाना। ये इसका सही क्रम होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट सवाल है। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र और अन्वेषण वर्ष दिया गया है। तो अगर हम बात करें मंगला का, तो मंगला का जो अन्वेषण वर्ष कब था, तो यह था 2004। नहरकटिया की बात करें तो ये कब था,
यह था 1953। बदरपुर की बात करें तो यह कब था, तो यह था 1954। और दिग्बोई की बात करें तो यह कब था, 1889 यानी 1889 में। ठीक है, तो ये इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ए का कितना हो जाएगा 3, बी का क्या हो जाएगा 2, सी का 4 और डी का 1। तो 3241 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3241 किसमें, ऑप्शन सी में परफेक्ट हो जाएगा। विटिकल्चर से क्या तात्पर्य है, तो विटिकल्चर से तात्पर्य अंगूर की खेती को कहा जाता है विटिकल्चर। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। एक तरफ भारत में क्रांति है और संबंध क्षेत्र, तो काली या श्याम क्रांति किससे संबंधित है, तो काली क्रांति या जो यह संबंधित है श्याम क्रांति वो किससे है, तो याद रखना है यह संबंधित है पेट्रोलियम उत्पादन से। नेक्स्ट है कि पीत क्रांति, पीत क्रांति किससे संबंधित है, तो पीत क्रांति संबंधित है यानी पीली क्रांति तिलहन से। फिर बादामी क्रांति, बादामी जो क्रांति संबंधित है दोस्तों वो किससे है, तो ये जो बादामी क्रांति है तो ये जो बादामी क्रांति है यह आलू से संबंधित है। और वर्तुल जो क्रांति है यह मधुमक्खी पालन से संबंधित है। तो ए का 3 हो जाएगा, बी का 4, सी का 2 और डी का क्या हो जाएगा 1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3, 4, 2, 1 इसका जो होगा परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि थॉर्नथवेट के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले DBW प्रकार की जलवायु में सम्मिलित हैं। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन कौन सा जिला, तो गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर। नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में टिक के अधिकतम वन पाए जाते हैं, तो टिक का जो अधिकतम वन है कहां पर आपको देखने को मिलेगा, तो यह पाया जाता है सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट है कि भारत में भूमि राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार फसल बुआई और कटाई निम्नलिखित में से किस भूमि प्रयोग श्रेणी में सम्मिलित किया गया। राइट आंसर हो जाएगा 13 का राइट आंसर हो जाएगा किस भूमि में किया गया, तो सकल बोया गया क्षेत्र में। नेक्स्ट है कि सघन चंडका वन कहाँ स्थित है, सघन चंडका वन, तो यह जो वन है दोस्तों यह कहां पर है, तो यह उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट है केजरी का विस्तृत रूप क्या है, यानी CAZRI, इसका विस्तृत रूप आपसे पूछा गया है कि इसका विस्तृत रूप क्या है, तो याद रखना है इसका विस्तृत रूप होता है सेंट्रल एडिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये इसका जो ये हो गया फुल फॉर्म याद रखना है। CAZRI का क्या होता है, सेंट्रल एडिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक मैनग्रोव का मुख्य क्षेत्र नहीं है, तो मैनग्रोव का मुख्य क्षेत्र कौन सा नहीं है, तो तराई जो है मैनग्रोव का मुख्य क्षेत्र नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कटिबंधीय मृदा का उदाहरण है, तो कटिबंधीय मृदा का उदाहरण कौन सा नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मृदा। नेक्स्ट है कि भारत के उत्तर के मैदानी भाग में नहरों द्वारा सिंचाई सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्यों है सिंचाई महत्वपूर्ण उत्तर भारत में, उत्तर भारत के मैदानी भागों में, यह सवाल पूछा गया। राइट आंसर हो जाएगा इसका है नहरों का स्रोत सदावाहिनी नदियां हैं इसलिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत मैकाल श्रेणी से नहीं है, तो किसका नहीं है मैकाल श्रेणी से, तो याद रखना है ताप्ती नदी का जो स्रोत है वह मैकाल श्रेणी से नहीं है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहां पर है, तो यह जो है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में है से इसका उद्गम है, जबकि नर्मदा, सोन और महानदी मैकाल श्रेणी से निकलती है जो कि अमरकंटक से सभी को मालूम भी होगा आपको, तो याद रखना है बैतूल जिले से ये निकलती है मध्य प्रदेश के। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक शहर नहीं है, तो कौन सा सांस्कृतिक शहर नहीं है, तो अहमदाबाद जो है सांस्कृतिक शहर नहीं है। भाखड़ा बांध किस नदी पर है, तो भाखड़ा जो नांगल बांध है वो सतलज नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट है कि काकड़ापाड़ा सिंचाई परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया, तो काकड़ापाड़ा जो सिंचाई परियोजना का जो निर्माण है दोस्तों वो किस नदी पर है, तो यह है ताप्ती नदी पर। इंपॉर्टेंट सवाल है, VVI इसको कर लीजिए। नेक्स्ट है कि कोलकाता किस प्रकार की जलवायु का प्रतिनिधि नगर है, तो कोलकाता जो है याद रखना है मानसूनी जलवायु का प्रतिनिधि नगर है, याद रखेंगे। राइट आंसर हो जाएगा डी। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। एक तरफ सेल समूह और सेल तंत्र दिया गया, तो अगर हम बात करें आर्कियन सेल समूह और उसका सेल तंत्र की बात करें तो इसका हो जाएगा ये कौन सा है, ये हो जाएगा धारवाड़। पुराना की अगर बात करें तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विंध्यन। द्रविडियन सेल समूह की बात करें तो इसका सेल तंत्र क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा ओर्डोविशियन। और आर्यन सेल समूह की बात करें तो इसका सेल तंत्र हो जाएगा गोंडवाना। तो ए का हो जाएगा 3, ठीक है, बी का हो जाएगा 4, सी का हो जाएगा 1 और डी का 2। 3, 4, 1, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी अगर हम बात करें तो ये ऐसे दिया हुआ है ABCD करके दिया हुआ है, ठीक है। तो 1 का तो क्या होना चाहिए, 1 का सी होना चाहिए, 1 का सी एक ही में, ये इसका परफेक्ट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट है भारत के पश्चिमी घाट पर मिलने वाले वन कौन सा है, तो पश्चिमी घाट पर कौन सा वन मिलेगा, इजी सवाल है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मिलेगा यहाँ पर देखने को पश्चिमी घाट में, जहां पर क्या होता है
उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ किसे कहा जाता है? जहाँ जो वर्षा होती है दोस्तों 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। नेक्स्ट है हमारा कि लेटराइट मिट्टी से निम्नलिखित में से कौन सी फसल संबंधित है? तो लेटराइट मिट्टी से कौन सी फसल संबंधित है? तो बागानी फसल है। पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ पर मिलते हैं? तो याद रखना नीलगिरी पहाड़ी पर जो है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कौन सा है? तो यह नीलगिरी की पहाड़ी। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो दोदा बेटा है, याद रखना है। इसकी ऊंचाई भी पूछा जाता है कि कितना, तो याद रखना है 2637 मीटर है, याद रखना है 2637 ऐसे। नेक्स्ट है कि नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है? नाथुला दर्रा जो है यह सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट है कि भीमा और तुंगभद्रा किसकी सहायक नदियां? तो कृष्णा की ये सहायक नदियां हैं, भीमा और तुंगभद्रा। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना, जलप्रपात दिया गया अवस्थिति। तो दूध सागर कहाँ पर है? ये सवाल पूछा गया। तो दोस्तों अगर हम बात करें दूध सागर, तो ये कहाँ पर देखने को मिलेगा जलप्रपात? गोवा राज्य में। फिर बरकाना की बात करें तो ये कहाँ पर देखने को मिलेगा जलप्रपात? कर्नाटक में। खंडा धार जलप्रपात की बात करें तो ये देखने को आपको मिलेगा उड़ीसा में। और पलानी जलप्रपात की बात करें तो ये कहाँ पर अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश में। तो ए का 4, बी का 1 हो जाएगा, फिर सी का 2 और डी का क्या हो जाएगा? 3। 4 1 2 3 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 1 2 3 किस में है? तो ऑप्शन ए में। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन म्यांमार के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है? तो म्यांमार के साथ भारत की समुद्री सीमा कौन बनाता है? तो ये बनाता है कोको चैनल। नेक्स्ट कि भारत की दक्षिणी सीमा कौन सी है? तो भारत की जो दक्षिणी सीमा इंपॉर्टेंट है, मुख्य भूमि का ये पूछ रहा है। मुख्य भूमि याद रखना है, केवल भारत का नहीं पूछा है, ये पूछ रहा है मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितना है? तो यह है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 32 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन अगर बोला जाए कि द्वीपों सहित दक्षिणी सीमा कितना है, तो ये इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सबसे लंबी समुद्री तट रेखा निम्न में से किस राज्य की है? सभी को मालूम होगा, सबसे लंबी तट रेखा गुजरात राज्य की है। और भारत की तटीय रेखा की लंबाई कितना है? कुल तटीय रेखा की लंबाई तो याद रखना 7516.6 किलोमीटर है। अगर बोला जाए कि मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितना है, तो यह है 6100 किलोमीटर, दोनों याद रखेंगे। नेक्स्ट निम्नलिखित को सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ महासागरीय जलमार्ग दिया गया और बंदरगाहों का नाम दिया गया। चलिए हम लोग सजाते हैं इसको। पनामा नहर जलमार्ग, तो यह जो है बंदरगाह, इस पर जो बंदरगाह है ये कौन सा है? तो यह है कोलन। फिर है स्वेज नहर जलमार्ग, इस पर कौन सा है? तो ये हो जाएगा सिंगापुर। फिर है प्रशांत महासागरीय जलमार्ग, इसका क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा वैंकूवर। फिर हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग, तो इसका कौन सा हो जाएगा? तो मैनचेस्टर। तो महासागरीय जलमार्ग और बंदरगाहों का ये नाम दिया गया। तो पनामा नहर जलमार्ग ये हो जाएगा कोलन, स्वेज नहर जलमार्ग ये हो जाएगा सिंगापुर, फिर प्रशांत महासागरीय जलमार्ग वैंकूवर, उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग मैनचेस्टर हो जाएगा 34 का। तो अगर हम बात करें तो ए का तो 3 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, सी का 4 और डी का 2। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3142। 3142 किसमें? तो यह है ऑप्शन डी में, राइट आंसर डी होगा। फसल संयोजन विश्लेषण हेतु सर्वप्रथम सांख्यिकी विधि का प्रयोग किसने किया था? तो इस विधि का प्रयोग सर्वप्रथम किया था जेसी वीवर ने। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन एक परिवहन का सबसे सस्ता साधन माना जाता है? तो परिवहन का सबसे सस्ता साधन किसको माना जाता है दोस्तों? तो यह माना जाता है जल परिवहन को। नेक्स्ट जापान का उद्योग किस स्थानीय कारक के कारण विकसित है? तो जापान का जो उद्योग है किस स्थानीय कारक के कारण विकसित है? राइट आंसर हो जाएगा कुशल श्रमिक के कारण। नेक्स्ट निम्नलिखित उद्योगों में से कौन उद्योग फुट लूज है? ये आप समझ सकते हैं। पाद मुक्त कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा यह है होजरी। नेक्स्ट है ग्रेट ब्रिटेन में सर्वाधिक लोहा इस्पात उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो यह कौन सा है? तो यह है दोस्तों शेफील्ड है। सर्वाधिक जो लोहा उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो उसका नाम है शेफील्ड, ग्रेट ब्रिटेन का। कालगुरली विख्यात है, तो कालगुरली जो है स्वर्ण उत्पादन के लिए विख्यात है और यह कहाँ पर है? तो याद रखना है यह ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में सोने की खान है कालगुरली। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है गेहूं के बीज बोने, अंकुरण तथा प्रारंभिक विकास काल में औसत तापमान कितना होना आवश्यक है? याद कीजिए, मैंने बार बार आपको बताया कि ये सब टेम्परेचर आपको याद रखना है। कितना होना चाहिए औसत तापमान कितना? तो 10 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका बिल्कुल परफेक्ट होगा। यानी बोने, अंकुरण तथा प्रारंभिक विकास काल में औसत तापमान कितना होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 10 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट ब्राजील के कॉफी के बागानों को क्या कहा जाता है? तो ब्राजील का जो कॉफी बागान है उसे कहा जाता है दोस्तों फजेंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फजेंडा कहा जाता है।
नेक्स्ट है हमारा सवाल कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। तो ऑपरेशन जो फ्लड है, इजी सवाल है। ऑपरेशन फ्लड जो संबंधित है वह शहरों में दूध की उपलब्धता में सुधार से संबंधित है। वेबर के अनुसार उद्योग का अवस्थापन मुक्त निर्धारित होता है, तो किससे निर्धारित होता है, तो यह होता है परिवहन मूल्य से। नेक्स्ट, निम्नलिखित दक्षिण एशियाई देशों में से कौन सा सर्वाधिक नगरीकृत है। सर्वाधिक नगरीकृत दक्षिण एशियाई देश कौन सा है, तो यह है मालदीव। नेक्स्ट है हमारा सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ अधिवास प्रकार है और प्रतिनिधि क्षेत्र है। तो सनहत बस्ती की अगर बात करें तो ये कहां पर है, तो यह है प्रतिनिधि क्षेत्र। इसका कौन करता है, तो ये करता है बुंदेलखंड उच्च भूमि। फिर गुच्छ एवं पूर्वा, गुच्छ अगर एवं पूर्वा की बात करें तो इसका हो जाएगा गंगा घाघरा दोआब। अपखंडित बस्ती की बात करें तो इसका हो जाएगा विंध्य उच्च भूमि। और प्रकीर्ण बस्ती की बात करें तो इसका हो जाएगा भाबर। तो ए की बात करें तो ए का तो 4 हो जाएगा, बी का 1, सी का 2 और डी का क्या हो जाएगा 3। तो 4 1 2 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिवास का विकास सड़क, नदी या नहर के दोनों किनारों पर होता है। 47 का राइट आंसर हो जाएगा रेखाकार का। नेक्स्ट है विषुवत रेखीय पेटी में दक्षिण थाईलैंड और मलाया की पहाड़ियों में किस जाति के लोग रहते हैं। तो यहाँ पर जो जाति के लोग रहते हैं दोस्तों, उसका नाम क्या है, तो यह है सेमांग जाति। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा जम्मू और कश्मीर की प्रमुख भाषाओं में शामिल नहीं है, यह सवाल पूछा गया है। तो याद रखना है, पश्तो जो है वह जम्मू और कश्मीर की प्रमुख भाषाओं में शामिल नहीं, जबकि पहाड़ी, पंजाबी और बाल्टी ये जम्मू कश्मीर की प्रमुख भाषाओं में ये भाषाएं जो है शामिल है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पश्तो कहां पर बोला जाता है, तो ये बोला जाता है अफगानिस्तान में। नेक्स्ट है कि अनुकूलतम जनसंख्या से क्या तात्पर्य है। तो अनुकूलतम जनसंख्या से तात्पर्य है कि जनसंख्या के लिए पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता, इसे कहा जाता है अनुकूलतम जनसंख्या। जनसंख्या सिद्धांतों से संबंधित मानकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, यह सवाल पूछा गया। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था मानकी सिद्धांत का किसने, रिकार्डो ने। इंपॉर्टेंट सवाल है ये। नेक्स्ट है कि अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था। तो याद रखना है किसके द्वारा सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था, तो सिजविक के द्वारा जो है दोस्तों पहली बार अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट है कहीं कोई अनिवार्यता नहीं है, सर्वत्र संभावनाएं हैं, कथन किसका है। तो यह जो कथन है यह है एल फेब्रे का। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। एक तरफ पुस्तक का नाम और लेखक का नाम दिया गया, ह्यूमन यूनिवर्सल्स ये जो है पुस्तक का नाम है, और इसके लेखक कौन है ये आपसे सवाल पूछा गया। तो इसके लेखक का नाम आपको याद रखना है, इसके लेखक है डोनाल्ड ई ब्राउन है। द सोशल कंक्वेस्ट ऑफ द अर्थ, इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये है एडवर्ड ओ विल्सन है। फिर है नॉट बाय जीन अलोन, इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके हैं पीटर जे रिचर्डसन। और को इवोल्यूशन इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो WH डरहम है। पुस्तक इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना है। इसका हो जाएगा ए का 2, बी का क्या हो जाएगा 3, सी का 4 और डी का क्या हो जाएगा 1। तो 2 3 4 1 किसमें, तो यह है ऑप्शन सी में। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है संपूर्ण पृथ्वी एक इकाई है जिसके विभिन्न भाग एक दूसरे से अंतर संबंधित है। यह तथ्य निम्नलिखित में से किस विचारधारा को प्रकट करता है। राइट आंसर हो जाएगा 55 का। राइट आंसर हो जाएगा पार्थिव एकता के सिद्धांत का यह प्रतिनिधित्व करता है। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। एक तरफ देश दिया गया और घास के मैदान। तो दक्षिण अफ्रीका देश में जो घास का मैदान पाया जाता है उसे कहा जाता है वेल्ड्स पाया जाता है। फिर उत्तरी अमेरिका में जो घास का मैदान पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, प्रेरीज कहा जाता है। फिर दक्षिण अमेरिका की बात करें तो इसमें जो घास का मैदान पाया जाता है, जैसे ये आपका हो गया क्या नाम है अर्जेंटीना, तो यहाँ पे जो घास का मैदान पाया जाता है उसको क्या कहा जाता है, पंपास। समशीतोष्ण घास का जो मैदान है उसे क्या कहा जाता है, पंपास कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में क्या पाया जाता है, डाउन्स पाया जाता है। तो ए का 4 हो गया उत्तरी अमेरिका का क्या हो जाएगा, प्रेरीज, यानी बी का क्या हो जाएगा 1, सी का 2 और डी का 3। 4 1 2 3 किस में, ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। हरित पादप, पशु परजीवी, पादप परजीवी और कवक। तो हरित पादप जो होते हैं ये कौन होते हैं, ये होते हैं उत्पादक, ये हो गया इसका। अगर पशु परजीवी की बात करें तो ये होते द्वितीय उपभोक्ता। फिर पादप परजीवी की बात करें तो पादप परजीवी जो होते हैं ये होते प्राथमिक उपभोक्ता। और कवक और ये जो जीवाणु होते हैं वो क्या होते हैं, अवघटक होते हैं। तो ए का तो 4 हो जाएगा। फिर पशु परजीवी का क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा।
फिर 2 और फिर 1। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 4321, 4321 किसमें, ऑप्शन ए में। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना, एक तरफ प्रमुख दिवस और तिथियां। विश्व पर्यावरण दिवस, तो प्रतिवर्ष हम लोग 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। विश्व वन्य दिवस की बात करें तो विश्व वन्य दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो प्रतिवर्ष हम लोग जो है दोस्तों विश्व वन दिवस कब मनाते हैं, तो हम लोग मनाते हैं 21 मार्च को। कब मनाते हैं, 21 मार्च, यहाँ 21 कर लीजिए आप। विश्व आवास दिवस, विश्व आवास दिवस प्रतिवर्ष हम लोग कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं 3 अक्टूबर को। और विश्व ओजोन दिवस सभी को मालूम होगा, ये कब मनाते हैं, 16 सितंबर को। तो ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। 2143 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2143 किस में है, 2143 ऑप्शन डी में, परफेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट है कि ज्वार का समय निम्नलिखित में से पृथ्वी तथा चंद्रमा की कौन सी गतियों द्वारा निर्धारित होता है। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करना है। पृथ्वी की घूर्णन गति से, पृथ्वी की परिक्रमण गति से, चंद्रमा की घूर्णन गति या चंद्रमा की परिक्रमण गति। पहली बात कि इसको मोस्ट वीवीआई सवाल आप लोग कर लीजिए। 59 की अगर हम बात करें तो 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखना यह पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होता है और चंद्रमा की परिक्रमण गति के कारण होता है। पृथ्वी की परिक्रमण गति और चंद्रमा की घूर्णन गति के कारण यह नहीं होता है। राइट आंसर की बात करें तो 59 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से किस झील की लवणता सर्वाधिक है, मैंने कल भी बताया था तुर्की का जो वान झील है उसकी लवणता सर्वाधिक है। उसके बाद पूछे कि लवणता में सब आगे कौन है, तो याद रखना है डेड सी जो है उसकी लवणता सर्वाधिक है वान झील के बाद। तो राइट आंसर हो जाएगा 60 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। फिर बात करें मृत सागर के बाद कौन सा हो जाएगा, तो ग्रेट सॉल्ट लेक का। ठीक है, तीनों क्रम याद रखना है। एक तरफ सूची 1 में दिया गया है महासागरीय गर्त और अवस्थिति, तो टोंगा जो गर्त है वह किस उसकी अवस्थिति मतलब किस महासागर में, आप ऐसा कह सकते हैं। तो टोंगा जो गर्त है ये आपको देखने को मिलेगा दक्षिणी प्रशांत महासागर में। चैलेंजर जो गर्त है वो कहां पर देखने को मिलेगा, तो ये मिलेगा उत्तरी प्रशांत महासागर में। रोमांस की बात करें तो ये कहां पर है, तो ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। और नरेश की बात करें तो ये कहां पर है, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। तो ए का तो 1 हो गया, बी का 3 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा और डी का क्या हो जाएगा 2। राइट आंसर हो जाएगा 1342, 1342 किसमें, तो ऑप्शन ए में। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा प्रदत्त कूट से सही उत्तर चयन कीजिए। पहला विषुवत रेखीय जलवायु, तो विषुवत रेखीय जो जलवायु आपको कहां पर देखने को मिलेगा, तो यह सिंगापुर में देखने को मिलेगा। उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय जलवायु, तो उष्णकटिबंधीय जो महाद्वीपीय जलवायु है यह कहां पर देखने को मिलेगा, सूडान में। भूमध्य सागरीय जलवायु, तो भूमध्य सागरीय जो जलवायु है वह मध्य चिली में देखने को मिलेगा। और टुंड्रा जलवायु जो है कहां पर देखने को मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया में। ए का तो 3 हो जाएगा, बी का 1, सी का 4 और डी का 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3142, 3142 किसमें, ऑप्शन ए में। नेक्स्ट, निम्नलिखित विद्वानों में किसने जलवायु का वर्गीकरण वर्षन प्रभाविता अनुपात के आधार पर प्रस्तुत किया। 63 का राइट आंसर हो जाएगा। यह किया था थॉर्नथवेट ने किया था। किसने जलवायु का वर्गीकरण किया था, तो वर्षण प्रभाविता अनुपात के आधार पर किसने किया था, तो थॉर्नथवेट ने किया था। फिर अभिकथन और कारण से रिलेटेड सवाल पूछा गया है, आइए एक एक कर हम देखते हैं। अभिकथन कह रहा है कि कम वायुदाब प्रवणता वाले क्षेत्रों में हवाएं धीमी गति से बहती है। क्या स्टेटमेंट सही है, तो यह जो है दोस्तों बिल्कुल सही है कि कम वायुदाब प्रवणता वाले क्षेत्रों में हवाएं धीमी गति से बहती है। कारण इसका बताया गया है कि वायुदाब प्रवणता कम होती है जब समदाब रेखाएं एक दूसरे के बहुत पास होती है। तो यह जो है दोस्तों गलत दिया गया है। वायुदाब प्रवणता तब कम होती है जब समदाब जो रेखाएं हैं यानी आइसोबार जो रेखाएं हैं वो एक दूसरे के पास नहीं, एक दूसरे के जब दूर होती हैं तब प्रवणता जो होती है वायुदाब की कम होती है। तो अभिकथन और कारण, अभिकथन सही लेकिन कारण इसका गलत है। राइट आंसर सी होगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। वार्षिक रेंज की अगर हम बात करें, वार्षिक रेंज, तो इसका क्या हो जाएगा, वार्षिक रेंज का हो जाएगा गर्म और ठंडे महीने। तो सबसे गर्म और ठंडे महीने के औसत तापमान को क्या कहा जाता है, वार्षिक रेंज कहा जाता है। एल्बिडो की बात करें, एल्बिडो क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा एक वस्तु द्वारा परावर्तित दृश्य प्रकाश का प्रतिशत, यह कहलाता है एल्बिडो। आइसोहेल की बात करें तो आइसोहेल क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा धूप की समान अवधि वाले स्थानों को मानचित्र पर जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं, ये कहलाता है आइसोहेल। आल्पन की बात करें तो ये हो जाएगा आगमिक सौर विकिरण, इसे कहा जाता है आल्पन। तो ए का तो 3 हो गया, बी का 1, सी का 4 और डी का क्या हो जाएगा 2। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3142, 3142 किसमें, ऑप्शन डी में।
नेक्स्ट है कि वायुमंडल की किस परत में ध्रुवीय प्रकाश यानी ऑरोसस की घटना पाई जाती है। तो ध्रुवीय प्रकाश की घटना किसमें देखने को मिलेगा, तो यह देखने को मिलेगा आयन मंडल में। नेक्स्ट है कि शैल सरिता शब्दावली डैश से संबंधित है। तो शैल सरिता शब्दावली जो है वह परिहिमानी से संबंधित है। शैल सरिता शब्दावली। पृथ्वी की सतह पर सबसे महत्वपूर्ण अपर्दन का कारक कौन सा है। तो सबसे महत्वपूर्ण अपर्दन का कारण है प्रवाहित जल। इंपॉर्टेंट कर लीजिए, कॉमन सवाल भी ये है। नेक्स्ट है कि भारतीय नेशनल एटलस एवं थीमेटिक मैपिंग संगठन का संस्थापक निदेशक निम्नलिखित में से कौन था। तो कौन था इसका संस्थापक सदस्यों में, मतलब भारतीय नेशनल एटलस एवं थीमेटिक मैपिंग संगठन का संस्थापक निदेशक कौन थे। तो राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन थे, तो एसपी चटर्जी थे। नेक्स्ट है कि भारत का धरातल पत्र कौन तैयार करता है। भारत का धरातल पत्र कौन तैयार करता है, तो यह तैयार करता है सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा इसे तैयार किया जाता है। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यदि एक मानचित्र प्रक्षेपण रेखा जाल के निर्माण हेतु घटाई गई पृथ्वी का अर्ध व्यास r है तो गाल प्रक्षेपण रेखा जाल की भूमध्य रेखा की लंबाई क्या होगी। राइट आंसर हो जाएगा, यह हो जाएगा 2πr cos 45 डिग्री। मानचित्र रचना में अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का उपयोग सर्वप्रथम किस देश के विद्वानों द्वारा किया गया। तो यह सर्वप्रथम जो है किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखना है यूनानी विद्वानों के द्वारा। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। 73 नंबर क्वेश्चन में एक तरफ पर्वत निर्माण सिद्धांत और संबंधित शब्दावली। पर्वत निर्माणक भूसन्नति सिद्धांत सबसे पहले तो यह किसने दिया था, तो यह दिया था कोबर साहब ने दिया था। किसने दिया था, कोबर ने। और संबंधित शब्दावली आपको क्या याद रखना है 73 में, इसमें जो होता है क्रेटोजेन होता है। कौन, ये हो जाएगा क्रेटोजेन। इसका तापीय संकुचन सिद्धांत की बात करें तो इसका हो जाएगा क्या, इसका हो जाएगा तनाव वहीन स्तर हो जाएगा। रेडियो एक्टिविटी सिद्धांत की अगर बात करें तो रेडियो एक्टिविटी जो सिद्धांत है यह हो जाएगा सागरीय अतिक्रमण काल का। और महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत जो हो जाएगा यह भूमध्य रेखीय गुंबद का हो जाएगा। इससे संबंधित जो शब्दावली हो जाएगा भूमध्य रेखीय गुंबद होगा। तो ए का तो 3 हो जाएगा, बी का 4, सी का 2 और डी का क्या हो जाएगा 1। 3 4 2 1, 3 4 2 1 किसमें, ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट निम्नलिखित विद्वानों में से किसने सर्वप्रथम 1960 में सागर नीतल प्रसरण की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये बताया था हैरी हैस ने। किसने बताया था, हैरी हैस ने बताया था। कब बताया था, तो 1960 में। ये डेट भी आपको याद रखना है। फ्लोर स्प्रेडिंग जो बताया था तो ये किसने बताया था, हैरी हैस ने बताया था। एच हैस ने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत से संबंधित अपनी संकल्पना को क्या किया था, प्रस्तुत किया था। अल्फ्रेड वेगनर ने क्या किया था, तो 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया था। तो दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है अभिकथन और कारण से रिलेटेड सवाल। आइए एक एक कर हम देखते हैं। तो अभिकथन है कि भूकंप लेखी द्वारा सैकड़ों झटके दर्ज किए गए हैं। कारण इसका दिया गया कि भूकंप लेखी जो है पृथ्वी के आंतरिक खंडों के रहस्यों को जानने में हमारी मदद करता है। और तो यह जो है दोस्तों दोनों सही है, यानी अभिकथन भी सही है कि भूकंप लेखी द्वारा सैकड़ों झटके दर्ज किए गए हैं, बिल्कुल सही है। और भूकंप लेखी का कार्य क्या है, तो पृथ्वी के आंतरिक खंडों के रहस्यों को जानने में हमारी मदद करता है। तो कारण भी सही है और कारण जो है अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। बैथोलिथ किसे कहा जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट ये सवाल है। तो बैथोलिथ होता है आग्नेय चट्टान होता है। फिर है कैंग्लोमेरेट। कांगलो जो मेरेट होता है वह होता है अवसादी चट्टान से ये बनता है। बरखान की बात करें तो यह होता है बालुका स्तूप होता है। और पिंगो की बात करें तो ये होता है परमाफ्रास्ट यानी अस्थायी बर्फीला क्षेत्र होता है ये। तो ए का तो 3 हो जाएगा, बी का 4, फिर सी का 1 और डी का क्या हो जाएगा 2। तो 3 4 1 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 4 1 2 किसमें, तो ऑप्शन डी में। विचार्ड गुटेनबर्ग असंबंधता निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित होता है, तो यह स्थित होता है निचली मेंटल और तथा ऊपरी कोर के मध्य। कौन, गुटेनबर्ग सिद्धांत। विचार्ड गुटेनबर्ग जो असंबंधता होता है, डिसकंटिन्यूटी, असंबंधता मतलब हो गया डिसकंटिन्यूटी। यह होता है निचली मेंटल यानी लोअर जो मेंटल होता है और ऊपरी यानी अपर जो कोर होता है उसके मध्य यह देखने को मिलता है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। जीन्स और जेफरी द्वारा प्रतिपादित किए गए सिद्धांत का कौन सा नाम दिया गया है, तो इसे कौन सा नाम दिया गया जीन्स और जेफरीज के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ज्वारीय परिकल्पना। आकाश का रंग नीला होता है क्यों, आकाश का रंग जो नीला होता है धूल कण द्वारा प्रकाश जब बिखर जाता है जिसके कारण आकाश का रंग क्या होता है, नीला होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
तो प्रकाश के परिकिरण के कारण यह घटना देखने को मिलती है। नेक्स्ट, बिहार में मैथन उत्पादन करता है। तो बिहार में मैथन उत्पादन करता है, किसका उत्पादन करता है? तो याद रखना है, जल शक्ति का उत्पादन करता है मैथन बांध का निर्माण दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत किया गया है। इस बांध में जल विद्युत संयंत्र कार्यरत है। यह बांध लगभग जो है कितना है, 15,712 फीट लंबा तथा लगभग 165 फीट चौड़ा है मैथन बांध। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश राज में बिहार के कृषक वर्गों को निम्नलिखित श्रेणियों में रखा जा सकता है। किस श्रेणी में रखा जा सकता है? तो पंचमुखी वर्गीकरण इनका किया जा सकता है, यानी 5 फोल्ड में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 82 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यह है कि बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो यह है गोपालगंज, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। आपको बताना है कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। नेक्स्ट है, बिहार में SPUR परियोजना का संबंध किससे है? तो इस परियोजना का संबंध है नगर निगम वित्त से। SPUR का संबंध किससे? नगर निगम वित्त से है दोस्तों। नेक्स्ट है कि बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? तो बिहार के उद्योगों का जो कमिश्नर दफ्तर है वह पटना में स्थित है। नेक्स्ट है, बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है? तो बिहार में लगभग 60% भागों पर कृषि कार्य होता है। बिहार के भौतिक विभागों में आप निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं करेंगे? याद रखना है, हम कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं करेंगे दोस्तों? तो पूर्वी गंगा मैदान को। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार की लगभग 55% जनसंख्या परम निर्धनता में रहती है, क्योंकि इसका बताना आपको कि सही कारण इसका कौन सा है। तो परम निर्धनता में क्यों रहती है? तो याद रखना कि भारत में बिहार की सकल प्रजनन दर क्या है? तीव्रतम है। और बिहार के पास गुणवत्ता युक्त ढांचागत सुविधाओं तथा व्यापारानुकूल वातावरण का क्या है दोस्तों? यहाँ पर क्या है? अभाव है। इसलिए बिहार की जो लगभग 55% जनसंख्या है परम निर्धनता में अपना जीवन गुजर बसर कर रही है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 4 यानी सी। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर स्थित जो परियोजना है उसका नाम है नागार्जुन। विद्युत चुंबकीय विकिरण का दृश्य स्पेक्ट्रम के बीच होता है। तो विद्युत चुंबकीय विकिरण का जो दृश्य होता है वो होता है 400 से 700 नैनोमीटर होता है विद्युत चुंबकीय विकिरण का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इंपॉर्टेंट सवाल है। 1/50,000 प्रदर्शक भिन्न वाले मानचित्र का अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार होता है? इसका जो होता है वो कितना होता है? याद रखना है आपको, यह होता है 15 × 15 इंच, 15 इंच × 15 इंच होता है दोस्तों। नेक्स्ट है, थीमेटिक मानचित्र तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक विशेष रूप से संख्यात्मक डेटा का उपयोग करती है? 92 का राइट आंसर हो जाएगा छायांकन विधि। नेक्स्ट, कोपेन की जलवायु वर्गीकरण की योजना द्वारा दी गई कैपिटल अक्षरों और जलवायु के प्रकार के सही जोड़े बनाइए। ये आपको सही जोड़ा बनाना है। ग्रुप ए, ग्रुप बी, सी, एच तक दिया गया है। आइए एक एक कर हम देखते हैं। तो ए हो जाएगा उष्णकटिबंधीय, बी हो जाएगा शुष्क जलवायु, सी हो जाएगा कोपेन के अनुसार ये हो जाएगा गर्म शीतोष्ण, डी क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा ठंडी बर्फ और वन जलवायु, ई क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा सर्द जलवायु, एच क्या हो जाएगा? उच्च भूमि। एच मतलब उच्च भूमि से हाइट भी यहाँ पे आ सकते हैं, रख सकते हैं। तो ए का क्या हो जाएगा? ए का तो हो जाएगा दोस्तों उष्ण, यानी यहाँ पर ए का आप कह सकते हैं कि 4 होना चाहिए। ठीक है, ए का 4 हो जाएगा। ए का 4 किसमें? एक ही में। 4 3 5 6 2 1 ये इसका परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, इनमें से किस परिचलन प्रणाली में 30 डिग्री उत्तर और दक्षिण के इर्द गिर्द सिंकिंग लिम्ब है? इंपॉर्टेंट सवाल है। सिंकिंग लिम्ब कहां पर आपको देखने को मिलेगा? यह देखने को मिलेगा हेडली सेल में। निम्नलिखित में से कौन से हवा में उनके प्रतिशत के अवरोही क्रम में सही ढंग से अनुक्रमित है? यानी सबसे ज्यादा कौन, उसके बाद कौन कौन सा जो गैस है इसमें देखने को हवा में मिलता है दोस्तों। अच्छा सवाल बन सकता है ये। आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे ज्यादा होता है कौन सा? नाइट्रोजन कितना होता है? 78% होता है। उसके बाद कितना होता है? ऑक्सीजन कितना होता है? तो 21% होता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आर्गन और सबसे कम 0.03% कौन सा होता है? कार्बन होता है। तो ये इसका परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि दो क्रमागत तरंगों के बीच की क्षैतिज दूरी को क्या कहा जाता है? तो दो क्रमागत तरंगों की जो
तरंगों के बीच की जो क्षैतिज दूरी है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? इजी ये भी सवाल है। इसे कहा जाता है वेव लंबाई, यानी वेवलेंथ इसे कहा जाता है, तरंग दैर्घ्य इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है कि अरब सागर को दो भागों में विभाजित करने वाला कटक कहाँ स्थित है, यानी रिज यह कहाँ पर स्थित है? तो यह जो रिज है दोस्तों वह स्थित है कार्लसबर्ग में। कहाँ पे? कार्लसबर्ग में। पानी के खारेपन को समुद्री जल में कितने ग्राम मिश्रित नमक की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है? 98 का जो राइट आंसर हो जाएगा एक, वो हो जाएगा 1000 ग्राम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से पुराने वलित पर्वत है? तो पुराना वलित पर्वत तो कौन सा है? तो अरावली है। और इस सेट का यानी क्लास प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का लास्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान दिन के वातावरण में 3 चरण है, तीसरा चरण क्या है? तीसरा चरण जो है वो कौन सा है? तो यह प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। तो ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 9। तो वीडियो पसंद आ रही हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की इसी तरीके के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और किन्हीं को अगर ये बुक चाहिए तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहां से जाकर इसको परचेज कर सकते हैं, या तो मैं इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा, आप वहां से जाकर इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक कहां पर मिलेगा? टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बहुत लोगों को नहीं मिलता है, बार बार पूछते हैं टेलीग्राम का चैनल क्या है। तो किसी भी वीडियो को आप खोलकर देख लीजिए, सभी में लगभग टेलीग्राम का चैनल मैंने दिया है। शायद एक दो वीडियो में मिस्टेक से छूट गया होगा, नहीं तो लगभग वीडियो में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। आप वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और जो मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ ज्योग्राफी का या जितना भी सब्जेक्ट मैं बोलूँ जिसका पीडीएफ मैं प्रोवाइड कराऊंगा वो आपको वहां पर मिल जाएगा। जिनका मैं नहीं बोलूँ समझ लीजिए कि कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है जिसके कारण मैं आपको पीडीएफ नहीं दे पा रहा हूँ। तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 9। अब हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को देखेंगे एक एक करके। ये पूरा देखिए दोस्तों, पूरा डिटेल दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा डिटेल अच्छे से दिया गया है, एक एक करके दिया गया है डिटेल। इसको पढ़ते रहिए घर पर। चलिए सेट नंबर 10 का हमारा जो सवाल है फर्स्ट, उस पे हम लोग चलते हैं। सवाल है हमारा कि निम्न में से कौन निर्यात प्रसंस्करण केंद्र नहीं है? तो निर्यात प्रसंस्करण यानी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग सेंटर कौन सा नहीं है? तो ये कौन सा नहीं है? तो याद रखना कोलकाता नहीं है, राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट है भारत में सड़क परिवहन एक गंभीर समस्या का सामना करता है डैश। तो याद रखना है यह होता है मिश्रित यातायात। तो भारत में जो सड़क परिवहन है एक गंभीर समस्या का सामना करता है मिश्रित यातायात, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भारत की सड़कों की एक प्रमुख समस्या यातायात के मिश्रण से जुड़ी है, ये सी होगा। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में वृद्धि दर सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक वृद्धि दर किस राज्य में? तो यह है मेघालय राज्य में। दशकीय वृद्धि यहाँ पर क्या है दोस्तों? सबसे ज्यादा। नेक्स्ट, निम्नलिखित केंद्रों में कौन भारत में अखबारी कागज का उत्पादन करता है? तो अखबारी कागज का जो उत्पादन होता है वो कहां पर होता है? मध्य प्रदेश के, याद रखना है नेपाल नगर में। राइट आंसर हो जाएगा 4 का ए। नेक्स्ट सवाल है कि जिप्सम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो जिप्सम जो है प्रचुर मात्रा में जो है राजस्थान में उपलब्ध है। निम्न में से कौन एक बॉक्साइट का उत्पादक नहीं है? तो बॉक्साइट का उत्पादक निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड बॉक्साइट का उत्पादक नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा जो सवाल है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का बकरियों पर शोध का केंद्रीय संस्थान स्थित है। तो बकरियों पर शोध यहाँ पर होता है, ये आपको सवाल बताना है कि कहाँ पर। तो याद रखना है यह होता है यूपी के मथुरा में, मखदुम में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कॉफी का शीर्ष उत्पादक राज्य है? कॉफी में कौन आ गया? कर्नाटक राज्य आ गया। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है और पूछे दूसरे नंबर पर कौन है? तो याद रखना है केरल, और तीसरे नंबर पर कौन है? तो तमिलनाडु। नेक्स्ट है निम्नलिखित विद्वानों में किसने जलवायु का वर्गीकरण वर्षण प्रभाविता अनुपात के आधार पर प्रस्तुत किया है? तो पहले भी ये क्वेश्चन मतलब 9 सेट में भी आया हुआ था क्वेश्चन, 10 में भी पूछा गया। तो यह किया था वर्षण प्रभाविता अनुपात किसने दिया था? तो थॉर्न थ्वेट ने यह सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट है कि भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो कहां पर यह देखने को मिलता है? तो यह देखने को मिलता है नीलगिरी की पहाड़ी में। पुष्पा राज आपने फिल्म देखा होगा तो आप बता सकते हैं, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी होगा। नेक्स्ट है हमारा सवाल
नेक्स्ट हमारा सवाल 11 नंबर की भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान उद्यान स्थित है। तो भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ पर स्थित है? यह स्थित है नई दिल्ली में। केरल के अलप्पुझा जिले में पीटी मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो इस पीटी मिट्टी को केरल के अलप्पुझा जिले में क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसे कहा जाता है कारी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि भारत में मृदा अपरदन की समस्या संबंधित है। तो भारत में मृदा अपरदन की जो समस्या संबंधित है, किससे संबंधित है? तो याद रखना है वनों की अत्यधिक कटाई करने से मृदा अपरदन होता है, साथ ही साथ अति पशुचारण से भी जो है मृदा अपरदन की घटना देखने को मिलती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि मृदा क्षैतिज में सी परत डैश का प्रतिनिधित्व करती है। तो मृदा क्षैतिज में जो सी परत है वह किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो याद रखना है अपक्षीय जनक सामग्री का जो है दोस्तों यह सी प्रतिनिधित्व करती है। जैसे कि भारत के निम्न में से किस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा का सर्वाधिक विचलन मिलता है? राइट आंसर हो जाएगा वार्षिक वर्षा का सर्वाधिक जो विचलन देखने को मिलता है निम्न कर्नाटक पठार में देखने को मिलता है। जनवरी में तमिलनाडु मैदान में वर्षा होती है, तो किसके कारण? जनवरी में देखिए, यानी ठंड के मौसम में तमिलनाडु मैदान में वर्षा किसके कारण होता है? यह होता है लौटती मानसून के कारण। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट कि भारत में निम्न में से किस सिंचाई के स्रोत द्वारा अधिकतम क्षेत्र सिंचित होता है? तो सिंचाई के साधन के लिए जो अधिकतम जो क्षेत्र है किसके द्वारा सिंचित होता है भारत में? राइट आंसर हो जाएगा कुआं और नलकूपों के द्वारा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना 18 नंबर में नदी घाटी परियोजना और नदी। तो रिहंद जो परियोजना है कहाँ पर बनाया गया? तो यह जो रिहंद परियोजना है दोस्तों यह रिहंद नदी पर ही बना है। नागार्जुन कहाँ पर है? तो यह कृष्णा नदी पर बनाया गया है नदी घाटी परियोजना। पोचमपात जो परियोजना है यह कहाँ पर है? तो यह गोदावरी नदी पर बनाया गया है। और माता टीला जो परियोजना है वह किस नदी पर है? तो बेतवा नदी पर यह बनाया गया। तो ए का तो 3 हो जाएगा, बी का 4, सी का 1 और डी का क्या हो जाएगा 2। तो 3 4 1 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 4 1 2 किस में है? तो 3 4 1 2 ऑप्शन डी में। नेक्स्ट के भारत की भौगोलिक संरचनाओं को कितने समूहों में बांटा जा सकता है? तो भारत की जो भौगोलिक संरचना है उसको कितने रूपों में बांटा जा सकता है? तो 4 रूपों में बांटा जा सकता है। ठीक है, कौन कौन सा? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर का विशाल मैदान और तटवर्ती मैदान एवं द्वीप समूह। ये है 4 क्षेत्र। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मासिन राम नामक स्थान में सर्वाधिक वर्षा कराने में कौन सी पहाड़ियों की भूमिका है? तो इसमें कौन सी पहाड़ियों की भूमिका है? राइट आंसर हो जाएगा गारो खासी जयंतिया की भूमिका। कहां पर है ये पहाड़ी? तो ये है मेघालय में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस खनिज को आधुनिक यांत्रिक सभ्यता की धुरी के रूप में जाना जाता है? आधुनिक यांत्रिक सभ्यता की धुरी के रूप में किसे जाना जाता है? किस खनिज को? तो यह जाना जाता है लौह धातु को। तमिलनाडु में वर्षा होने का कारण क्या है? तो तमिलनाडु में जो है लौटती हुई मानसून के कारण वर्षा होता है। और किसके कारण? तो यह होता है उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। नेक्स्ट है पश्चिम से पूर्व तक हिमालय की लंबाई लगभग कितना है? तो पश्चिम से पूर्व तक हिमालय की जो लंबाई है लगभग कितना है? तो यह देखने को मिलता है 2500 किलोमीटर दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है नर्मदा ताप्ती द्रोणी निम्नलिखित राज्यों में से किनसे होकर गुजरती है? किनसे होकर यह गुजरता है? तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो कौन से नदी का उद्गम जो है भारत में नहीं है? तो याद रखना सतलज नदी का जो उद्गम है वह जो है तिब्बत में मानसरोवर के निकट राकसताल झील से यह निकलती है। ठीक है, तो इसका जो उद्गम है यह भारत में नहीं है। जबकि रावी, ब्यास और चिनाब इसका उद्गम जो है भारत में स्थित है दोस्तों। और इसे क्या कहा जाता है तिब्बत में? तो याद रखना है ये भी सवाल आ सकता है। तो लॉन्ग चेन खम्बाब, ये याद रखना। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को क्या कहा जाता है? तो सांगपो कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंगा बेसिन का हिस्सा नहीं है? कौन सा राज्य जो गंगा बेसिन का हिस्सा नहीं है? सिक्किम जो राज्य है गंगा बेसिन का हिस्सा नहीं है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना, एक तरफ पर्वतीय दर्रा और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दिया गया। तो माना जो दर्रा है वो उत्तराखंड में स्थित है। नाथुला जो है वह कहाँ पर है? तो यह सिक्किम है। जो जिला कहाँ पर है? और सिपकिला। तो जो जिला जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है दर्रा, और सिपकिला कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। तो ए का तो 4 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, सी का 2 और डी का क्या हो जाएगा 4। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 4 1 2 3। 4 1 2 3 किसमें? ऑप्शन बी में। नेक्स्ट की मैकमोहन रेखा बोलना ही नहीं है, भारत और चीन के बीच में है। भारत में अपनाई गई मानक जो मध्याह्न है रेखा है वो कौन सा है? 23.5 डिग्री जो पूर्वी देशा 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है वो है। राइट आंसर 29 का ये हो जाएगा। इजी सवाल ये सब है।
और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि ये जो मानक समय रेखा है भारत की, वो कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो ये मैं बता दे रहा हूँ, यह गुजरता है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तेलंगाना से नहीं गुजरता है, ये आपको याद रखना है। यानी टोटल जो है ये जो है कितने राज्यों से, तो उत्तर प्रदेश 1 हो गया, मध्य प्रदेश 2 हो गया, छत्तीसगढ़ 3 हो गया, उड़ीसा जो हो गया 4 हो गया, और आंध्र प्रदेश क्या हो गया 5। तो 5 राज्यों से ये होकर गुजरता है भारत का मानक समय। विश्व की जहाजों के लिए नाव्य सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो सबसे लंबी नहर है दोस्तों सेंट लॉरेंस नहर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस लेखक ने अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में आइसोडोपेन की संकल्पना की शुरुआत की, तो आइसोडोपेन की संकल्पना की शुरुआत किस लेखक ने अंतरिक्ष की अर्थव्यवस्था के लिए किया था, यह किया था दोस्तों ए वेबर ने। नेक्स्ट है कि ट्रांस कॉन्टिनेंटल स्टुअर्ट राजमार्ग किसको जोड़ता है, तो यह जो राजमार्ग है दोस्तों याद रखेंगे, यह जोड़ता है उत्तर में पोर्ट डार्विन और दक्षिण में पोर्ट अगोस्टा को जोड़ता है, ट्रांस कॉन्टिनेंटल स्टुअर्ट राजमार्ग। नेक्स्ट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा लॉ एस्क उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, तो यह है दोस्तों सुपीरियर झील प्रदेश। संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा लॉ एस्क उत्पादक क्षेत्र है ये। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को निम्नलिखित में से कौन कारक अधिक आकर्षित करता है, तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को कौन सा जो है कारक जो है सबसे अधिक आकर्षित करता है, तो बाजार। मेसाबी रेंज विख्यात है, तो मेसाबी जो रेंज है दोस्तों वह लॉ एस्क उत्खनन हेतु जो है दोस्तों यह विख्यात है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के सुपीरियर झील क्षेत्र में स्थित है मेसाबी रेंज। यहाँ उच्च कोटि का लॉ एस्क पाया जाता है। सुपीरियर झील प्रदेश की अन्य खाने कौन कौन सा, तो पहला तो हम लोग देख चुके मेसाबी रेंज है, दूसरा याद रखना है बर्मिलियन मीनो मिनी है, और फिर है मरकेटी, गोजेबिक एवं कोयाना। ये सब जो है सुपीरियर झील प्रदेश के जो है लॉ एस्क उत्खनन के क्षेत्र है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कोयले का उपयोग मुख्य रूप से लॉ एस्क को पिघलाने के लिए किया जाता है, तो लॉ एस्क को पिघलाने के लिए हम लोग किस कोयले का इस्तेमाल करते हैं, याद रखना है बिटुमिनस का इस्तेमाल करते हैं। कुजबास डैश क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, कुजबास जो है वह कोयला के लिए फेमस है, और ये जो है सोवियत संघ का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है कुजबास। यहाँ जो है उत्तम कोटि का बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। ब्राजील में सघन कॉफी बागानी को कहते हैं, तो ब्राजील में जो है सघन कॉफी बागानी को क्या कहा जाता है, तो पिछले सेट में भी आया था प्रैक्टिस सेट नंबर 9 में, इसे कहा जाता है फाइजेंडा। जैसे कि एक गांव निवल खेती क्षेत्र 1000 हेक्टेयर तथा क्रमशः रबी व खरीफ मौसम में फसली क्षेत्र 350 हेक्टेयर तथा 550 हेक्टेयर है। इस गांव की कृषि सघनता कितनी होगी, तो इसकी कृषि सघनता आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी कृषि सघनता कितना होगा, तो 90% होगा। कैलकुलेट कर लेंगे आप लोग इसे। समुद्र के पानी के तापमान के आधार पर मछलियों को किन प्रकारों में विभाजित किया गया है, तो समुद्र के पानी के तापमान के आधार पर मछलियों को जो है दोस्तों याद रखना है ठंडे पानी की मछलियां और उष्णकटिबंधीय और उप उष्णकटिबंधीय मछलियों में क्या किया गया, वर्गीकृत किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट कि एडवर्ड एकरमैन की जनसंख्या एवं संसाधन प्रदेश की योजना के अनुसार दक्षिणी पूर्वी एशिया आता है, तो दक्षिणी पूर्वी जो एशिया आता है दोस्तों वो ब्राजील सदृश प्रदेश में आता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे ज्यादा शहरीकृत देश है, तो सबसे ज्यादा जो शहरीकृत देश है वो कौन सा है, सिंगापुर है। नेक्स्ट कि केंद्रीय ग्रामीण अधिवास अधिकांशतः मिलते हैं, तो केंद्रीय ग्रामीण अधिवास अधिकांशतः आपको कहां पर देखने को मिलेगा, तो यह देखने को मिलेगा डेल्टा प्रदेशों में। फिर कथन और कारण से रिलेटेड सवाल है, आइए देखते हैं क्या है सवाल। सवाल है कि गंगा के मैदान में ग्रामीण अधिवासों का वितरण जो है मिट्टियों की गुणवत्ता से प्रभावित है। बिल्कुल कथन ये सही है कि गंगा के मैदान में ग्रामीण अधिवासों का जो वितरण है मिट्टियों की गुणवत्ता से प्रभावित है। कारण इसका दिया गया कि मिट्टियों की गुणवत्ता शैलों के संगठक तत्वों से निर्धारित होती है, तो यह भी स्टेटमेंट सही है। और कारण जो है कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका परफेक्ट आंसर होगा। मंगोल प्रजाति की जन्मभूमि है, तो मंगोल प्रजाति की जो जन्मभूमि है दोस्तों वो कहां पर है, चीन में है। विश्व में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली देशी भाषा कौन सी है, तो विश्व में सबसे अधिक, एक मिनट दोस्तों 46 के बाद यहाँ पर 45 होना चाहिए था, यहाँ पर नंबरिंग मिस्टेक हो गया है, तो चीन हो गया इसका राइट आंसर।
आइए एक एक करके देखते हैं। तो विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली देशी भाषा कौन सी है? तो यह कौन सी है दोस्तों? तो यह अंग्रेजी है। विश्व में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली देशी भाषा कौन सी है? अंग्रेजी है। इसके पश्चात किसका स्थान आता है? तो याद रखना है मंदारिन का आता है। नेक्स्ट है कि ऐसा नगर जिसकी जनसंख्या 50 लाख या उससे अधिक होती हो कहलाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है कौन सी क्या कहलाता है? तो बृहद नगर यानी मेगा सिटी यह कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा सवाल है कि कथन और कारण से है कि कम विकसित देशों में शिशु मृत्यु दर उच्चतर होती है। कारण दिया गया कि इन देशों में कुपोषण एवं बीमारियां जो होती है अनियंत्रित होती है। क्या यह सही है? बिल्कुल सही है। कम विकसित देशों में शिशु मृत्यु दर उच्चतर होता है, बिल्कुल ये सही है। और इन देशों में कुपोषण और बीमारियां अनियंत्रित होती हैं, जैसे अफ्रीका का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा 48 का ए। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि भारत में निम्नलिखित प्रवर्जन प्रवाह में से किस में पुरुष प्रवर्जन से अधिक स्त्री प्रवर्जन होता है? तो पुरुष प्रवर्जन से अधिक स्त्री प्रवर्जन कहां से कहां किस में होता है? तो गांव से गांव में। नेक्स्ट, निम्नलिखित फ्रांसीसी भूगोलविदों में किसने मानव भूगोल में संभववादी विचारधारा को सर्वप्रथम स्वीकार किया था? राइट आंसर हो जाएगा ब्लॉस ने स्वीकार किया था संभववादी विचारधारा को। कहां के थे? तो फ्रांस के रहने वाले थे। नेक्स्ट है कि किसने भूगोल को वर्णित करने के लिए कोरोग्राफी शब्द का प्रयोग किया? तो कोरोग्राफी शब्द का जो प्रयोग किया गया था ई कांट के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, मतलब प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। एक तरफ पुस्तक और लेखक दिया गया, क्या है? अर्धकुंडे। ये पुस्तक का नाम है अर्धकुंडे। इसको किसने लिखा? तो यह लिखा है कार्ल रिटर ने लिखा। किसने लिखा? कार्ल रिटर ने। ज्योग्राफिया जनरलिस्ट, तो ज्योग्राफिया जनरलिस्ट यह किसने लिखा है? यह लिखा है दोस्तों वारेनियस ने लिखा है। फिर एंथ्रोपोजियोग्राफी किसने लिखा है? यह लिखा है दोस्तों रेटजेल ने। और कॉस्मोस किसने लिखा है? ये तो फेमस है, ये लिखा है हम्बोल्ट ने। ए का 4 हो जाएगा, बी का 3, सी का 2 और डी का क्या हो जाएगा 1। तो 4 3 2 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 3 2 1 किसमें है? ऑप्शन ए में। नेक्स्ट है मानवीय क्रियाकलापों में सबसे अधिक जीवों प्रभावित हुआ है। तो सबसे अधिक जो जीवों प्रभावित हुआ है दोस्तों वह हुआ है विषुवतीय रेखीय वन्य जीव। मानवीय क्रियाकलापों से सबसे अधिक जो जीवों प्रभावित हुआ वो कौन सा हुआ है? तो विषुवत रेखीय वन्य जीव प्रभावित हुआ है मानवीय क्रियाकलापों से। निम्नलिखित पारिस्थितिक तंत्रों में से सबसे ज्यादा प्राथमिक उत्पादक किसका है? प्राथमिक उत्पादन किसका है? पारिस्थितिकी तंत्रों में सबसे ज्यादा प्राथमिक उत्पादन किसका है? ये सवाल पूछा गया। तो आपको याद रखना यह है शैवाल तल और भित्तियों का। निम्नलिखित में से कौन एक एजेंडा 21 से संबंधित है? तो एजेंडा 21 से संबंधित कौन सा है? तो यह संबंधित है रियो सम्मेलन। एजेंडा 21 से संबंधित है। जैसे कि दो ज्वारों के बीच समय का अंतर है, तो दो ज्वारों के बीच समय का अंतर होता है 12 घंटा 26 मिनट का। VBI सवाल को कर लीजिए। जैसे कि समुद्री जल में उपलब्ध निम्न खनिजों की मात्रा का सही अवरोही क्रम फुट का प्रयोग कर ज्ञात कीजिए। निम्न खनिजों की मात्रा मतलब समुद्री जल में कौन सा खनिज सबसे ज्यादा पाया जाता है, आपको सबसे ज्यादा सबसे कम कौन सा पाया जाता है, ये अवरोही क्रम में आपको दर्शाना है। आइए देखते हैं। तो सबसे ज्यादा अवरोही मतलब सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा पाया जाएगा क्या? सोडियम क्लोराइड यानी NaCl पाया जाएगा। लगभग याद रखना 27.21% जो है यह पाया जाता है सोडियम क्लोराइड। उसके बाद पाया जाता है कौन सा? तो यह पाया जाता है मैग्नीशियम क्लोराइड। लगभग 3.2% प्रति 1000 ग्राम जल में जो है आपको 3.8 जो है आपको देखने को मिलेगा मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, फिर मैग्नीशियम सल्फेट कितना देखने को मिलेगा? उसके बाद मैग्नीशियम सल्फेट आता है 1.66, फिर कैल्शियम सल्फेट जो है 1.26 देखने को मिलता है। तो सबसे पहले तो NaCl आ जाएगा, उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड आएगा, उसके बाद मैग्नीशियम सल्फेट और देन क्या आ जाएगा? डी कैल्शियम सल्फेट। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है महासागरीय तल के उच्चावच मंडलों में सर्वाधिक विस्तार है। 58 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ये हो जाएगा सी गहन सागरीय मैदान। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। कोपेन के वर्गीकरण पर आधारित जलवायु के प्रकार और जिस क्षेत्र में पाया गया यह जलवायु ये आपको मैच कराना है। आइए देखते हैं। एस प्रकार का जो जलवायु है
ये आपको देखने को मिलेगा भारत के कोरोमंडल तट पर। ई प्रकार की जो जलवायु है कोपेन के अकॉर्डिंग यह भारत में कहां पर देखने को मिलेगा, यह देखने को मिलेगा उत्तरी हिमालय क्षेत्र में। बी डब्ल्यू प्रकार की जलवायु यह देखने को मिलेगा मरुस्थल में। और सी डब्ल्यू जलवायु, सी डब्ल्यू जी जलवायु जो है सिंधु गंगा के मैदान में देखने को मिलेगा। ए का 4 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, सी का 2 और डी का क्या हो जाएगा 3। 4 1 2 3, 4 1 2 3 किसमें, ऑप्शन बी में। नेक्स्ट है कि थॉर्नथवेट का वर्ष 1948 में संशोधित जलवायु वर्गीकरण किस अवधारणा पर आधारित है। तो यह जो है संभावी वाष्पोत्सर्जन अवधारणा पर आधारित है दोस्तों, संशोधित जलवायु वर्गीकरण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि आईटीसी के बारे में, आईटीसी के बारे में से क्या सही है, आईटीसी के बारे में क्या सही है। आईटीसी जेड होना चाहिए यहाँ पर, आईटीसी जेड। तो इसे कहा जाता है अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। ठीक है, तो ये इसके बारे में सही कथन पूछा जा रहा है कौन सा होगा, तो यह जो है वायु व्यापार का रूपांतरण क्षेत्र है, ये इसका परफेक्ट होगा। 62 में एक तरफ विशेषताएं और अवधारणाएं दी गई है। समान समय यह कहलाता है समकालांतर कहलाता है। समान सूर्य प्रकाश यह कहलाता है सम सूर्य प्रकाश रेखा। समान बादल हो जाएगा सम मेघ रेखा। और समान वर्षण सम वर्षा रेखा। तो ये इजी ही सवाल है, ज्यादा हार्ड नहीं है। ये 3 होगा, यही इंग्लिश में देता तो ये हार्ड हो जाता है। 4 1 और 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2 किसमें, ऑप्शन बी में। तो 62 का राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण चक्रवातों का सामान्य लक्षण नहीं है। शीतोष्ण चक्रवातों का सामान्य लक्षण कौन सा नहीं है, तो याद रखना है एक लंबी अवधि तक मूसलाधार वर्षा, ये शीतोष्ण चक्रवातों का लक्षण है। जबकि अस्थिर मौसम, कोहरापन तथा अस्पष्ट दृश्यता और कमोबेश विस्तृत समदाब रेखाएं ये शीतोष्ण चक्रवातों का लक्षण है दोस्तों। वायुमंडल के निम्नलिखित परतों में से किस में न्यूनतम तापमान पाया जाता है। तो न्यूनतम तापमान आपको कहां पर देखने को मिलेगा, यह देखने को मिलेगा मेसोपॉज में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फियोर्ड द्वारा निर्मित, फियोर्ड किसके द्वारा निर्मित होता है, इजी सवाल है। फियोर्ड जो है हिमनद अपर्दन के कारण निर्मित होता है फियोर्ड। नेक्स्ट, दरारों में उगी हुई घासों की जड़ें जो चारों ओर की सैल पर दबाव डालती है, अंत में जड़ें बढ़कर सैलों को तोड़ देती है, यह किसका उदाहरण है। यह जो उदाहरण दिया गया है किसका होता है, यह होता है भौतिकीय अपक्षय का। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ भूमि उपयोग लक्षण और पारंपरिक रंग कूट दिया गया। आइए हम लोग मैच कराते हैं। कृषि क्षेत्र, तो कृषि क्षेत्र का जो रंग होता है वो कैसा होता है, यह होता है पीला, यानी ये 5 का हो जाएगा। फिर जलाशय की बात करें तो यह होता है नीला। फिर निर्मित का हो जाता है ये लाल। फिर अकृष्ट अवशिष्ट का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यह हो जाएगा भूरा। तो ए का तो 5 हो जाएगा, मतलब 5, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। 5 3 1 2, 5 3 1 2 किसमें, ऑप्शन सी में। नेक्स्ट है कि माध्य माध्यिका बहुलक, थी मैथ का सवाल हो गया, माध्य माध्यिका बहुलक। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो मोड बराबर क्या आता है, यानी बहुलक बराबर होता है 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य, ये होता है। ठीक है, अब इसमें से आप देख लीजिए कि इसका परफेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो इसका 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो जो मैंने बताया वही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष में किया गया था। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का जो निर्धारण है दोस्तों वह किया गया था 1984 में। नेक्स्ट है 180 डिग्री देशांतर है, तो 180 डिग्री देशांतर है वह रेखा जिसके आर पार तिथि बदल जाती है, यह है 180 डिग्री देशांतर रेखा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ वैज्ञानिक दिया गया और इन वैज्ञानिकों के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया ये आपको बताना है। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत मैंने बताया, अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था 1912 में। फिर है सागर फैलाव सिद्धांत, हैरी हैस ने दिया था कब, 1960 में। फिर है इलास्टिक रिबॉन्ड सिद्धांत। इलास्टिक रिबॉन्ड जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया, यह दिया गया रीड के द्वारा दिया गया। और रेडियो धर्मिता सिद्धांत यह किसके द्वारा दिया गया, जोली के द्वारा दिया गया। 2143 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2143 किसमें, 2143 ऑप्शन ए में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से विद्वान गण भूसन्निधि संकल्पना, देखिए भूसन्निधि संकल्पना का गया से संबंधित है। तो भूसन्निधि संकल्पना से कौन संबंधित है, ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। तो हाल एवं डाना भूसन्निधि संकल्पना से संबंधित है। चलिए
सुनामी तरंगों की उत्पत्ति होती है। तो सुनामी जो तरंगों की जो उत्पत्ति होती है, देखिए यहाँ पर भूसन्नति केवल पूछा गया, तो कोबर आप नहीं मानते, पर्वत निर्माण का भूसन्नति सिद्धांत वो कोबर ने दिया था, लेकिन भूसन्नति केवल पूछा जाए तो हाल एवं डाना ने किया था, ये याद रखने हैं। सुनामी तरंगों की उत्पत्ति होती है, तो सुनामी जो तरंगे हैं उसकी जो उत्पत्ति होती है वह भूकंपों से होती है दोस्तों, यानी भूकंप से सुनामी तरंगों की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट है, चट्टानों के निर्माण के दौरान अपनाया जाने वाला सही क्रम कौन सा है, ये सवाल पूछा गया है। आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो 74 की अगर हम बात करें तो यह सबसे पहले बनेगा लावा, ज्वालामुखी उद्गार होगा, तो उसके बाद बनेगा आग्नेय चट्टान, आग्नेय से बनेगा अवसादी, अवसादी से बनेगा कायांत्री, ये सही क्रम है। लावा, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांत्री चट्टान। राइट आंसर बी हो जाएगा। लेहमान डिसकंटिन्यूटी के बीच सीमा बनाता है, असंबद्धता का मतलब होता है डिसकंटिन्यूटी, तो लेहमान किसके किसके बीच में आपको देखने को मिलेगा, यह देखने को मिलेगा आंतरिक कोर और बाह्य कोर, यानी इनर और आउटर कोर के बीच ये जो डिसकंटिन्यूटी है इसे कहा जाता है लेहमान। नेक्स्ट कि किस महाकल्प को ट्रियासिक और जुरासिक तथा क्रिटेशियस युग में बांटा गया, तो किस महाकल्प को बांटा गया है, राइट आंसर हो जाएगा 76 का, यह बांटा गया है मेसोजोइक महाकल्प को। नेक्स्ट है कि सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहा जाता है, तो सूर्य की दीप्तिमान सतह को हम लोग करते हैं प्रकाश मंडल। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है, तो यह कौन सा है, कांवड़ झील है, जो कि कहां पर है, बेगूसराय में, याद रखेंगे। यह बिहार का पहला जो है रामसर साइट है, याद रखेंगे। 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा। नेक्स्ट है हमारा कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या थी, तो बिहार की जो कुल जनसंख्या थी 2011 की जनगणना के अनुसार यह कितना था, तो 10.41 करोड़ थी दोस्तों। बिहार की उस परियोजना का नाम बताएं जो निर्यात उन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय संरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। राइट आंसर हो जाएगा यह कौन सा है, तो यह है एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क, यानी EPIP। नेक्स्ट है कि बिहार में गरीबी की समस्या के निदान के लिए आवश्यक है, तो कौन सा आवश्यक है, तो इनमें से तीनों, यानी कृषि का विकास जरूरी है, पर्याप्त निवेश यहाँ पर चाहिए बिहार में, उचित जल प्रबंधन की भी व्यवस्था यहाँ पर जो है गरीबी की समस्या के निदान के लिए जरूरी है दोस्तों। बिहार का प्रसिद्ध पूसा कृषि संस्थान किस देश के कृषि वैज्ञानिकों के नाम से है, राइट आंसर हो जाएगा 82 का जो परफेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों क्या, यह हो जाएगा अमेरिका के। बिहार में बांगर मिट्टी मिलती है, तो बांगर मिट्टी आपको देखने को कहां पर मिलेगा, यह देखने को मिलेगा गया, बोध गया, पूर्वी चंपारण, भागलपुर क्षेत्र में बांगर मिट्टी आपको देखने को मिलेगा। जय प्रकाश पुल यानी जेपी सेतु निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है, इजी सवाल है। जेपी सेतु जो है गंगा नदी पर बनाया गया। नेक्स्ट सवाल है हमारा 85 नंबर कि बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है, तो न्यूनतम क्षेत्रफल किसका है, तो शेखपुरा का। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका परफेक्ट होगा। तो यहां पर ये निम्नलिखित में से पूछ रहा है, लेकिन ऐसे पूछा जाए कि सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो शिवहर है, याद रखेंगे। और वहां पे जनसंख्या घनत्व जो है सबसे अधिक है। यहाँ पर की बात करें तो यहाँ पर शेखपुरा होगा, ऐसे पूछे तो कौन सा हो जाएगा, शिवहर। चलिए नेक्स्ट है, स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन थे, राइट आंसर हो जाएगा जय रामदास दौलत राम। भारत में स्थापित होने वाली सबसे पहली आयरन एंड स्टील कंपनी कौन सी थी, इजी सवाल है, यह कौन सा था, सभी को मालूम होगा, यह था दोस्तों टिस्को। कब स्थापित किया गया था, 1907 में। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में निष्क्रिय सूक्ष्म तरंगी सुदूर संवेदन का उपयोग किया जाता है, 88 का जो राइट आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा समुद्री विज्ञान यानी ओशनियोग्राफी में। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा शंकु प्रक्षेपण है, तो शंकु प्रक्षेपण कौन सा है दोस्तों, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बोन शंकु प्रक्षेपण। नेक्स्ट कि आधा इंच से 1 मील श्रृंखला के लिए RF क्या होता है, तो RF कितना होगा, तो ये होता है ये 1:126,720। एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमि से घिरा हुआ है, इजी सवाल है। एशिया का कौन सा जो देश है भूमि से घिरा हुआ है, राइट आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु कटिबंध विशेषतः तापमान के अत्यधिक दैनिक बदलाव के अधीन होता है? 92 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? यह हो जाएगा दोस्तों शुष्क। शुष्क जो जलवायु कटिबंध है विशेषतः तापमान के अत्यधिक दैनिक बदलाव के अधीन होता है। नेक्स्ट है कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के डैश क्रोड को तूफान की आंख कहा जाता है। इंपॉर्टेंट ये सवाल है, कर लीजिए। किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है दोस्तों, किसे? यह कहा जाता है कपासी वर्षा को। क्या कहा जाता है? यह कहा जाता है इसे तूफान की आंख। नेक्स्ट की सौर विकिरण बहुत सारे ऊर्जा स्रोत संभव करता है, जिनमें क्या है? राइट आंसर हो जाएगा यह है दोस्तों पवन ऊर्जा, इसका परफेक्ट आंसर होगा। 95 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये समताप मंडल की ऊंचाई क्या है? तो समताप मंडल की ऊंचाई है दोस्तों 50 किलोमीटर। और मौसम संबंधी सभी घटनाएं किस मंडल में होता है? समताप मंडल में होता है। वायु जहाज कहां पर होता है? समताप मंडल में। नेक्स्ट है कि भूमध्य रेखा के उत्तर में अटलांटिक महासागर की मध्य अटलांटिक कटक रीच को क्या किस रूप में जाना जाता है? इसे, यह सवाल है। तो इसे जाना जाता है डॉल्फिन उभाड़ के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नमक का संयोजन समुद्री जल में उनके प्रतिशत के अवरोही क्रम में सही ढंग से अनुक्रमित है? देखिए फिर से आ गया ये। तो अभी मैंने आपको बताया था सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा सोडियम क्लोराइड, उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड, उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट। ये इसका सही क्रम होगा। नेक्स्ट है कि किस प्रकार के फोल्ड में फोल्ड के दोनों अंग समानांतर और साथ ही क्षैतिज हो जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 98 का, ये होता है क्या? रेक्यूम्बेंट फोल्ड में। रेक्यूम्बेंट फोल्ड में जो है इसमें क्या होता है? दोनों अंग समानांतर और साथ ही क्षैतिज हो जाता है। 99 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाओं का समूह अनाच्छादन में सम्मिलित है? तो अनाच्छादन में कौन सा सम्मिलित है दोस्तों? याद रखेंगे यह सम्मिलित है अपक्षय, अपर्दन, वृहत, संचरण और परिवहन। और आज के डिस्कशन का लास्ट सवाल है हमारा अभिकथन और कारण से रिलेटेड। अभिकथन है कि आदिम पृथ्वी के वातावरण में कोई ऑक्सीजन नहीं थी। यह बिल्कुल सही है कि आदिम पृथ्वी के संरचना मतलब जब शुरुआती अवस्था में जब पृथ्वी थी तो उसमें कोई भी ऑक्सीजन नहीं था। पृथ्वी का प्रारंभिक वातावरण संभवतः ज्वालामुखी निकली गैसों से बना था, यह भी बिल्कुल सही है। और कारण जो है अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। प्रारंभिक वायुमंडल में हाइड्रोजन व हीलियम की अधिकता थी, जो सौर पवन के कारण पृथ्वी से जो हो गई थी दोस्तों, पृथ्वी से दूर हो गया। पृथ्वी का जो प्रारंभिक वातावरण था संभवतः ज्वालामुखी निकली गैसों से बना था। पृथ्वी की ठंडा होने और विभेदन के दौरान पृथ्वी के अंदरूनी भाग से बहुत सी गैसें एवं जलवाष्प बाहर निकली। इसी से आज के वायुमंडल का उद्भव हुआ है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज के डिस्कशन। इस डिस्कशन के माध्यम से हम लोगों ने दोस्तों वाईसीटी के द्वारा पेपर 2 के लिए ज्योग्राफी का जो प्रैक्टिस सेट 10 निकाला गया था और साथ ही साथ उसमें जो प्रीवियस ईयर्स का 2023 का जो पेपर दिया गया था दोस्तों, उसको हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और किन्हीं को वाईसीटी का बुक चाहिए तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहां से जाकर इसको परचेज कर सकते हैं। काफी अच्छी बुक है। मुझे पूरे मार्केट में अगर कोई अच्छा बुक लगा है तो वो वाईसीटी का लगा है, क्योंकि इसने लगभग सारे सब्जेक्ट का जो है बुक दोस्तों प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस सेट दोनों निकाल दिया है। तो जिन लोगों का भी जिस सब्जेक्ट से आपने फॉर्म भरा हो तो आप वहाँ जो है दोस्तों वाईसीटी के बुक को परचेज कर सकते हैं। और किन्हीं को अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया टेलीग्राम का, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और इस जो बुक का जो पीडीएफ है सेट 9 और 10 का, उसका मैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।